नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक टॉपिक की समाप्ति के पश्चात उससे बनने वाले प्रश्नों तथा जिन प्रश्नों के परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं जो हैं वह प्रबल है, उन प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज मेरा संविधान की प्रस्तावना टॉपिक जो है वह समाप्त हो चुका है। तो आज मैं सिर्फ उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं और जिनके पूछे जाने की परीक्षाओं में संभावनाएं अधिक हैं, आज मैं सिर्फ उन प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए. गणतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन सी, जनवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन डी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो इसमें हमारा आंसर कौन होगा, कौन सा क्रम जो है वह सही है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्रम से उसमें लिखा हुआ है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा लोकतांत्रिक। अब ऑप्शन में चूज करें ABCD में कि कौन कौन सा जो है ऑप्शन वह सामाजिक जिसके बारे में प्रस्तावना में चर्चा की गई है न्याय के संदर्भ में। तो देखें कि पहला ऑप्शन भी सही है, सामाजिक, दूसरा भी सही है आर्थिक, और तीसरा भी सही है राजनीतिक। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जो है उसमें लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। न्याय के संदर्भ में 3 प्रकार के ही न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट देखें कि क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समता की बात की गई है। कौन कौन सी समता जिसकी चर्चा जो है वह ये प्रस्तावना में की गई है? एक है सामाजिक, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा अवसर, चौथा आर्थिक। इसमें से चुनना है कि मतलब समता की जो बात की गई है किस किस समता की बात की गई है, कौन सी समता है? तो देखें 2 प्रकार के समता की बात प्रस्तावना में की गई है। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समता। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरुबारी मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तीसरा, प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया गया है। चौथा, प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखें कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो अब
देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। पहला कह रहा है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये गलत है। क्योंकि देखें कि केशवानंद भारतीवाद में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि संविधान, ये प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। तो आपका तीसरा है प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया गया है, सही है। उसके बाद चौथा है प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना गया है, सही है। तो 1, 3 और 4, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। देखें कि बेरूबारी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार की कुंजी है, अर्थात प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया है। और कहा कि जहां संविधान में किसी उपबंधों में शब्द की अस्पष्टता हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रस्तावना न तो शक्ति का स्रोत है और न ही संविधान का भाग ही है। इसीलिए हमारा आंसर जो है वह क्या होगा, तो ऑप्शन बी। हमारा 5वां क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, संविधान के विशिष्ट उपबंधों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो देखें कि पहला जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, तो ये ऑप्शन जो है यह सही है। आप लोग भी क्वेश्चन अपने मन में बनाएं कि कौन कौन सा आंसर सही होगा, ताकि आप भी अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी बता दूं कि इसका जो है ये क्वेश्चन डिस्कशन का जो PDF है सारे क्वेश्चंस का, वह टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है और ये YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी PDF के रूप में भी उपलब्ध है और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें 2 नंबर कहता है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं करवाया जा सकता। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये जो है यह गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, और केशवानंद भारतीवाद 1973 में, कि संविधान के उपबंधों में या किसी शब्द में और अस्पष्टता रहने पर केशवानंद भारतीवाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह जो संशोधन होगा वह प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत है। आगे कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट उपबंधों को यह रद्द नहीं कर सकता। सही बात, अभी जैसा कि मैंने कहा कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
तो इसमें जो है हमारा आंसर होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारतीवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, उद्देशिका संविधान का अंग है। दूसरा, उद्देशिका शक्ति का स्रोत है। और तीसरा, उद्देशिका न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। चौथा, उद्देशिका का निर्वचन नहीं किया जा सकता। पहला ए जो है कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद बी कह रहा है केवल 1 सही है। सी कह रहा है केवल 3 सही है। और डी कह रहा है 1 और 3 सही है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो पहला, उद्देशिका संविधान का अंग है, सही है। दूसरा कह रहा है कि उद्देशिका शक्ति का स्रोत है, ये ऑप्शन गलत है। ये देखें, इस संदर्भ में ध्यान रखें, किसी भी वाद में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि उद्देशिका जो है वह शक्ति का स्रोत है। हाँ, मार्गदर्शक जरूर है। तीसरा ऑप्शन है, उद्देशिका न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यह भी ऑप्शन जो है मेरा क्या है, गलत है। और चौथा कह रहा है कि उद्देशिका का निर्वचन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि मूल उपबंध में अस्पष्टता रहने पर उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वह संविधान निर्माताओं का जो है विचारों का पुंज है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह पहला होगा, ये केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में सम्मिलित किया गया है? कौन सा शब्द बाद में सम्मिलित किया गया है? इसको अंडरलाइन कर दें ताकि ध्यान में रहे। तो पहला कह रहा है एकता, दूसरा है बंधुत्व, तीसरा है अखंडता। इनमें से कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर होगा 3 नंबर बी होगा आंसर, ऑप्शन 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये दोनों गलत है, केवल 3 सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? किसने कहा था? के.एम. मुंशी जी ने कहा था, बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि ये संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। पहला, विचार की स्वतंत्रता, दूसरा उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता,
चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता। इनमें से कौन कौन सही है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के संदर्भ में की गई है? तो देखें किसकी चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो देखें कि आर्थिक स्वतंत्रता की भी चर्चा नहीं की गई है और राजनीतिक स्वतंत्रता की भी चर्चा नहीं की गई है। तो चर्चा किसकी की गई है? तो विचार, उपासना, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। इसीलिए पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बात ध्यान रखें कि जहाँ भी नहीं हो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लें, या केवल हो उसको भी अंडरलाइन कर लें, ताकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पढ़ने में भी ऑप्शन पढ़ने में आसानी हो। पहला कह रहा है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है। दूसरा बी नंबर कह रहा है कि उद्देशिका संविधान के प्राधिकार का स्रोत है। तीसरा भारत की जनता सर्वशक्तिमान है। और डी कह रहा है कि उद्देशिका में अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया है। अब फिर से देखें कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखें, पहला है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ये कथन जो है वह सत्य है। दूसरा कह रहा है कि उद्देशिका संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, यह जो है यह गलत है, क्योंकि संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है वह कौन है? तो भारत की जनता। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी भी यही कह रहा है कि भारत की जनता जो है वह क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि उद्देशिका में अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया था। उद्देशिका में अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया था, ये भी क्या है? सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देशिका संविधान के प्राधिकार का स्रोत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42 में, 44 में, 25 में और 52 में संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है वह जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? मतलब गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी कह रहा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है भारत राज्यों का संघ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 5 साल के बाद उन्हें चुनाव द्वारा चुना जाता है।
निर्वाचन द्वारा। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह क्या हैं, तो वंशानुगत। ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान का आमुख, आमुख कहें, प्रस्तावना कहें, उद्देशिका कहें, एक ही है। भारत के संविधान का आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अवसर की समता। 4, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो देखें कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अवसर की समता ये भी सही है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो हमारा जो है वह चारों ऑप्शन सही है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ऑप्शन डी, उद्देशिका। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्देशिका। आप देखें, यदि अंबेडकर के संबंध में पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आप कौन सा टिक लगाएंगे ऑप्शन में? तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के आमुख के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं होता। 2 कह रहा है महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। 3 कह रहा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। 4 कह रहा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो आप देखें इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है न्यायालय में लागू नहीं होता, सही है। दूसरा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है शासन के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता कर, मतलब मार्गदर्शक के रूप में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन जो हैं वह सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखें, कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, एकदम गलत है। 2 जगह इसकी चर्चा है। फिर कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है सामाजिक समानता जो है वह संविधान में प्रत्याभूत है, यह सही है। और इसे 2 जगह देखा जा सकता है। पहला, ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद जो है संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक समता की बात की गई है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल है? पहला संघवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्र, चौथा आर्थिक। तो इसमें बताना है कि संविधान में कौन सा मौलिक ढांचे का हिस्सा है। तो हमारा आंसर होगा, देखें पहले चेक करें, पहला है संघवाद, सही है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, ये भी सही है। तीसरा है लोकतंत्र, ये भी सही है। चौथा है आर्थिक, जो कि गलत है। तो 1, 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखें कि बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पहली बार जो है वह केशवानंद भारतीवाद के सामने में आता है। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और इसे लिस्टेड किया गया। जैसे संघवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, शक्तियों का विभाजन है और भी हैं। ठीक है, तो अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ए, बी और डी जो हैं वह सत्य हैं और तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। देखें कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, फिर से सुने, कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, दूसरा है जनता के जनतंत्र शब्दों से, तीसरा है जनता के लोकतंत्र शब्दों से और चौथा है डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो निश्चित रूप से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जब प्रस्तावना का पाठ करते हैं तो हमारा प्रस्तावना शुरू ही होता है हम भारत के लोग शब्दों से। तो मित्रों, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकॉन का बटन है जिसे दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की जो सूचनाएं हैं वह आप तक पहुंच सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।